मेरे पास एक आरवी थी जिसे मैं अक्सर अपने घर के पीछे वाले जंगल में कैंपिंग के लिए इस्तेमाल करता था। वो आरवी सच कहूँ तो कबाड़ जैसी हालत में थी, लेकिन मैं उसे बस कुछ मील तक चलाता, फिर पार्क करके वहीं 2-3 दिन रुक जाता, तो उसकी खराब हालत मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। करीब 4 साल पहले मैं अपनी उसी आरवी को लेकर जंगल में एक वीकेंड कैंपिंग के लिए गया। मैं एक मिट्टी के रास्ते पर लगभग 1 मील तक गया, फिर पेड़ों के बीच एक छोटे से खाली मैदान में आरवी पार्क कर दी और अपना कैंप सेटअप कर लिया। मैंने छोटा सा आग का गड्ढा बनाया, कुर्सियां बाहर निकाली और बैठकर कुछ ड्रिंक्स ली। मैं अक्सर दोस्तों को भी साथ ले जाता था, लेकिन वो हमेशा इतने दिन फ्री नहीं होते थे, तो उस वक्त मैं अकेला था। जैसे जैसे रात होने लगी, मैंने आग में थोड़ी और लकड़ियां डाली। सूरज पूरी तरह से ढलने के थोड़ी देर बाद मुझे अपने कैंप के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ें किसी जंगली जानवरों की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान पेड़ों के बीच चल रहा हो। मैंने उस तरफ देखा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। वो सिलसिला लगभग 20 मिनट तक चलता रहा और पूरे वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कैंप के चारों ओर घूम रहा हो। तंग आकर मैंने आग बुझा दी और अपनी आरवी के अंदर चला गया। उसका दरवाज़ा लॉक किया और खिड़कियों से बाहर झांक कर देखता रहा। करीब 1 घंटे तक ऐसे ही देखता रहा, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया। मैं कई बार जंगल में कैंपिंग कर चुका हूँ, लेकिन कभी कोई मेरे कैंप के इतना पास नहीं आया था, तो ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो जो कोई भी था, अंधेरे में बिना टॉर्च के घूम रहा था। मैंने सोने से पहले एक बार और लॉक्स चेक किए और शुक्र है उस रात मुझे अच्छी नींद आई। सुबह उठकर मैंने कॉफ़ी बनाई, नाश्ता किया और कुछ घंटे अपने आरवी में ही बैठा रहा। मैं बाहर घूमने जाना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि वहाँ कोई और भी है, मेरा अपनी आरवी और सामान को अकेला छोड़ने का मन नहीं हुआ। तो मैं बस आसपास के इलाके में थोड़ा सा घूमने लगा। मैं उसी जगह गया जहाँ से कल रात वो आवाज़ें आई थी। मैंने सोचा अगर जूतों के निशान मिल गए तो मुझे पक्का हो जाएगा कि वो कोई इंसान था, लेकिन वहाँ देखने पर मुझे कोई इंसानी पैरों के निशान नहीं मिले। अब ये बात मुझे और बेचैन कर रही थी। आरवी पर वापस लौटकर मैंने अपनी पिस्टल अपनी कमर पर बांध ली। फिर रात हुई तो मैंने आग जलाई और मन को दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश की। मैं करीब 1 घंटे तक बाहर बैठा रहा और उस वक्त तक कोई भी अजीब आवाज़ नहीं आई। बियर पीते पीते मैंने रात के जंगल की शांत आवाज़ों का मज़ा लिया और फिर धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। मैं कुर्सी से उठा और आग बुझाने ही वाला था कि नज़र के कोने से मैंने एक साया देखा। मेरा सर तुरंत उसी तरफ घूम गया। पेड़ों के बीच में कोई था, मुझसे लगभग 25 फीट दूर। आग की हल्की सी रोशनी में मुझे खड़ा हुआ दिख रहा था और वो मुझे ही देख रहा था। और फिर एक पल बाद वो मुड़ा और रोशनी से बाहर चला गया। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और फिर कोई आवाज़ या कदमों की आहट न सुन पाना मुझे और भी बेचैन कर रहा था कि वो अब कहाँ होगा। मैंने बाहर की सारी चीज़ें उठाकर आरवी में रख दी, आग बुझा दी और फिर से खुद को अंदर लॉक कर लिया। मेरे मन में तो ये भी आया कि अभी के अभी सारा सामान समेटकर घर निकल जाऊं, क्योंकि अब ये वीकेंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो जो भी कोई था, वो अब तक मेरी आरवी के पास 2 बार आ चुका था और दोनों बार उसने ना तो कुछ कहा और ना ही अपना परिचय दिया। मैंने अगले 2 घंटे खिड़कियां बार बार चेक करते हुए और आवाज़ें सुनने की कोशिश करते हुए बिताए। तीसरे घंटे में जब मैं सोने की तैयारी करने लगा, मुझे आरवी की तरफ आते तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई सीधे मेरी तरफ आ रहा था। मैं चुप रहा, पिस्टल को कसकर पकड़े रखा और उम्मीद करता रहा कि वो कुछ ना करे। कुछ सेकंड्स गुजरे, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर धीरे धीरे वो आरवी के चारों ओर घूमने लगा और फिर अचानक भाग गया। मैं तब तक जागता रहा जब तक सूरज नहीं निकल आया। जैसे ही सूरज की रोशनी जंगल में फैली, मैं आरवी लेकर सीधे घर चला आया। वो जो भी कोई था, उसका इरादा ठीक नहीं था। रात के बीच में यूं मेरी आरवी तक आना ये साफ बताता था कि अगर मैं रुका रहता तो शायद ये कहानी किसी एक के लिए बहुत बुरी तरह से खत्म होती, और मुझे ऐसा रिस्क लेने का कोई शौक नहीं था।
बचपन में हर साल हमारा परिवार बड़े बड़े कैंपिंग ट्रिप्स पर जाता था। मैं हमेशा इसके लिए बहुत एक्साइटेड रहता था, क्योंकि हम एरिज़ोना में रहते थे। वहाँ करने को ज़्यादा कुछ होता ही नहीं था। कैंपिंग के लिए हम वॉशिंगटन जाते थे और वहाँ के पेड़ पौधे, हरी हरी घास देखना मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा था। साथ ही वहाँ मुझे अपने सारे कज़न से मिलने का मौका भी मिलता था। हालांकि हम साल में बस एक दो बार ही मिलते थे, लेकिन हमारे रिश्ते बहुत करीबी थे। मेरा सबसे पसंदीदा कज़न, जो मेरे लिए भाई जैसा था, वो था लुइस। वो मुझसे 1 साल बड़ा था और जब हम साथ होते तो हम दोनों अलग ही नहीं होते थे। उस कैंपिंग ट्रिप के बाद जो हुआ, उसके चलते हम और भी करीबी हो गए। मुझे लगता है हम दोनों को ये समझने में वक्त लगा कि उस दिन सच में हुआ क्या था और हमारे साथ और क्या क्या हो सकता था। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब हमें कैंपिंग ट्रिप पर आए हुए 2 दिन हो चुके थे। परिवार के ज़्यादातर लोग या तो झील में एंजॉय कर रहे थे या फिर कैंपफायर के पास बैठकर बातें कर रहे थे। लुइस को तैरना पसंद नहीं था, तो हमने तय किया कि हम जंगल में खेलेंगे। हम एक तरह का टैग खेलते थे, जिसे हम बैंडिट कहते थे। उस गेम में एक बंदा पुलिस बनता था और दूसरे को बैंडिट बनाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता था। हम घंटों खेलते थे, लेकिन जंगल में खेलते वक्त कभी कभी ये पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम कोशिश करते थे कि एक दूसरे की नज़र में रहें, लेकिन जब लुइस ने एक बड़ा डंडा उठाकर मुझे दौड़ाना शुरू किया तो शायद मेरे अंदर एड्रेनलिन का बूस्ट आ गया और मैं तेजी से भागने लगा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक भागता रहा, लेकिन आखिर में मैं एक पुराने से दिखने वाले ट्रेलर के पास पहुंच गया। लुइस भी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन मुझे याद है उस ट्रेलर को देखकर उसने डंडा फेंक दिया। उसका ध्यान अब पूरी तरह उस ट्रेलर पर था, जिसे हम दोनों ने अबैंडन समझा। हमें लगा कि कोई उसे वहां छोड़ गया है। हमने उसे और अच्छे से देखने का सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों हमने तय किया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। हम दोनों अपने कैंप की तरफ वापस जाने लगे, लेकिन हमें सच में पता ही नहीं था कि हमें जाना कहाँ है। करीब 10 मिनट चलने के बाद हमने देखा कि एक कपल हमारी तरफ आ रहा था और वो एक शॉपिंग कार्ट में सामान भरकर ला रहे थे। कपल में से औरत हमारे पास आई और उसने हमसे बहुत अच्छे से बात की, लेकिन जो आदमी था वो उस औरत के पीछे ही खड़ा रहा। उस औरत ने पूछा कि क्या हम रास्ता भटक गए हैं, हम किसके साथ आए हैं, हमारे नाम और उम्र क्या है। मुझे याद है जब हमने उसे अपनी उम्र बताई तो उसने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखा, कुछ इशारा किया और फिर हमारी तरफ देखा। फिर उसने कहा कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सामान कैंप पर छोड़कर हमें घर का रास्ता दिखा देगी। उसने ये भी कहा कि अगर हम चाहें तो हम लोग साथ में खाना भी खा सकते हैं। लुइस और मैं थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन वो औरत बहुत अच्छी लग रही थी और अभी भी दिन का उजाला था। मेरे 7 साल के दिमाग के अनुसार बुरे लोग सिर्फ रात में काम करते हैं, तो हमें लगा कि उनके साथ हम सेफ हैं। हम उनके साथ उनके कैंप की तरफ जाने लगे। वो औरत लुइस से बातें कर रही थी, लेकिन तभी मेरी नज़र उनकी शॉपिंग कार्ट पर पड़ी। उसमें ढेर सारा जंग लगा हुआ धातु का कबाड़ भरा था। उसमें कोई भी सामान नया नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं से कूड़ा करकट उठाकर लाए हों। मुझे अंदर से बेचैनी महसूस होने लगी और मुझे लग रहा था कि शायद लुइस को भी हो रही थी। और जब भी मैं उस आदमी की तरफ देखता, वो बहुत अजीब लगता। अभी तक वो एक बार भी मुस्कुराया नहीं था। कभी कभी वो बिना पलक झपकाए बस मुझे घूरता रहता। ये बात 18 साल पुरानी है, लेकिन आज भी मुझे उसकी वो नज़रें याद हैं जो बहुत डरावनी थी। अब हम थोड़ी दूर और चले और तभी वो पुराना ट्रेलर फिर से नज़र आने लगा। तभी उस औरत ने हमारा हाथ पकड़ लिया और पूछा, तुम लोग खाने के लिए एक्साइटेड हो ना? मैं और लुइस एक दूसरे को डरी हुई निगाहों से देखने लगे। तभी अचानक मैंने किसी को लुइस का नाम पुकारते हुए सुना और फिर मेरा नाम भी किसी ने पुकारा। हम सब एक पल के लिए रुक गए। उस औरत ने मेरा हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। फिर उसने उस आदमी से पूछा, अब क्या करें? और उस आदमी ने कुछ जवाब दिया, लेकिन मुझे याद नहीं उसने क्या कहा। फिर उस औरत ने हमें ट्रेलर की तरफ मोड़ दिया और हमारे हाथ और कसकर पकड़ लिए। उसकी चाल अब और तेज हो गई थी।
मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों के बीच से मेरी बहन आ रही थी। बिना एक पल गंवाए मैंने उसका नाम पुकारा और उस औरत ने तुरंत हमारा हाथ छोड़ दिया। लुइस और मैं भागकर मेरी बहन के पास पहुंचे। फिर मेरी बहन ने बाकी लोगों को आवाज़ लगाकर कहा कि वो मुझे मिल गए हैं। हमारा पूरा परिवार हमें ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गया था। मेरे मॉम डैड ने उस कपल को धन्यवाद दिया और फिर उस कपल ने हमारे घर वालों को एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाई कि कैसे वो हमारा ख्याल रख रहे थे और हमारे पेरेंट्स को खोज रहे थे और हम कितने अच्छे बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। मुझे याद है मेरे डैड ने उन्हें डिनर के लिए भी इनवाइट किया था, लेकिन शुक्र है उन्होंने मना कर दिया। वो औरत इतने अच्छे से बात कर रही थी और हम लोग भी मिल चुके थे, तो मेरे पेरेंट्स ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ, मुझे इतना याद है कि मेरे डैड और अंकल ने ये ज़रूर कहा था कि वो आदमी काफ़ी डरावना लग रहा था। हम लोग अपने कैंप पर वापस आ गए और लुइस और मैंने अपनी बहन को, जिसने हमें ढूंढा था, उसे बताया कि वो लोग बहुत अजीब थे, लेकिन शायद उसे हमारी बात समझ नहीं आई। कई साल बाद जब हम बड़े हुए तब हमें समझ आया कि कुछ लोग बहुत बुरी नीयत रखते हैं। हमने उस बारे में फिर से बात की और इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी और वो शायद हमें बेचने की प्लानिंग कर रहे थे या हमें किडनैप करने की। कई सालों तक मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से छुपा कर रखी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि हम किसी के बहकावे में कैसे आ गए। लुइस भी शर्मिंदा था क्योंकि वो मुझसे बड़ा था और उसे लगता था कि वो मुझे बचा नहीं पाया। आखिरकार कुछ साल पहले हमने अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया, लेकिन काश हमने उसी वक्त बता दिया होता, क्योंकि शायद तब कुछ किया जा सकता था। अब मैं कभी अपने बच्चों को अपनी नज़रों से दूर नहीं जाने देता और हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि वो मुझे बिना डरे, बिना घबराए कुछ भी बता सकते हैं। मैं उन्हें कभी जज नहीं करूँगा। पिछले साल पहली बार मेरी कैंपिंग ट्रिप पर सच में कुछ डरावना हुआ। मैं साल में कई बार अकेले कैंपिंग पर जाता हूँ, कई बार उन्हीं जगहों पर जहाँ पहले जा चुका हूँ, लेकिन कभी कभी कोई नई जगह भी आजमाता हूँ। इस बार मैंने 4 माइल कैंपिंग ट्रेल चुना, जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। मैं अपने घर से 2 घंटे ड्राइव करके एक बहुत ही सुनसान जगह पर पहुँचा और वहाँ से मैंने अपनी हाइक शुरू की। शुरुआत से ही मुझे वो ट्रेल उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना मैंने सोचा था। असली वजह थी कि ट्रेल के कुछ हिस्से गीले और कीचड़ से भरे थे। फिर भी मैं चलता रहा और कोशिश करता रहा कि उन हिस्सों से बचकर निकलूं। करीब 45 मिनट बाद मेरी नज़र ट्रेल के किनारे किसी चीज़ पर पड़ी। वो एक टेंट था, लेकिन बहुत पुराना और जगह जगह से फटा हुआ था। मैं दूर से देख सकता था कि उसके अंदर कोई नहीं था, तो मैं उस टेंट के पास चला गया। उसमें किसी तरह की जानबूझकर की गई तोड़फोड़ के निशान नहीं थे। बस ऐसा लग रहा था कि मौसम और वक्त ने उसे बर्बाद कर दिया है। यह देखकर हैरानी हुई कि वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। मैंने उसके आसपास और अंदर देखा, लेकिन अजीब बात यह थी, वहाँ कुछ और नहीं था। मुझे लगा था कि शायद अंदर छोड़ा हुआ सामान मिलेगा, लेकिन वहाँ टेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ मिनट बाद मैं वापस ट्रेल पर आ गया और उसके बारे में सोचता रहा, लेकिन मुझे कोई अच्छा कारण समझ नहीं आया कि कोई टेंट ऐसे ही क्यों छोड़ देगा। लेकिन ट्रेल के आखिरी 1.5 घंटे में मैंने कई सारी चीज़ें देखी जो वहाँ बिखरी पड़ी थीं, और वो सारी की सारी कैंपिंग और हाइकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें थीं। 4 माइल ट्रेल पर इतना सारा बिखरा हुआ सामान देखकर मेरे मन में अजीब बेचैनी होने लगी। कोई सब कुछ ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकता है? ये बिल्कुल साफ था कि वो सब गलती से नहीं हुआ था, और मुझे पूरा यकीन था कि वो सब एक ही व्यक्ति का सामान है। ट्रेल के एंड में पहुंचकर मैंने अपना टेंट ऐसे लगाया कि ट्रेल से थोड़ी दूरी पर हो, ताकि मैं सुरक्षित रहूं। अब अंधेरा होने लगा था, तो मैंने अपना कैंप सेटअप किया और सोने की तैयारी की। मेरे मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन फिर भी मैं पूरी रात बिना किसी परेशानी के सोया। सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया, करीब 4 या 5 बजे। तब तक सूरज पूरी तरह निकला नहीं था। मैंने टेंट की जिप खोली और बाहर कदम रखा, और उसी पल मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और टेंट के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था।
मुझसे बस कुछ ही फीट दूर वो लंबा और दुबला पतला था। उसने गंदे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा मिट्टी और मैल से भरा हुआ था और वो मुझे बस खाली नजरों से घूर रहा था। ऐसे आदमी को देखकर मैं वहीं जम गया। मैं इतना हैरान और डरा हुआ था कि वो पल मुझे असली भी नहीं लग रहा था। तभी उस आदमी ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, यहां से चले जाओ। मैंने सर हिलाया और जल्दी जल्दी अपना बैग समेटने लगा, लेकिन फिर वो अचानक मेरी तरफ दौड़ा। मैं पीछे गिर पड़ा और मुंह से बस इतना ही निकला, ठीक है, जा रहा हूं। अब वो आदमी मेरे ऊपर खड़ा था, अब भी उसी खाली नजर के साथ मुझे घूर रहा था। उसने फिर से कहा, जाओ यहां से। और इस बार मैं उसका मतलब समझ गया। मैं फौरन उठा और बिना कुछ लिए वहां से भाग गया। मैंने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरे बैग को ऐसे टटोल रहा था जैसे कोई जिज्ञासु जानवर हो। मैं जितना तेज भाग सकता था भागा और जल्दी ही कार तक पहुंच गया। शुक्र था कि मेरा फ़ोन और चाबियां मेरी जेब में थीं, वरना वो सिचुएशन 100 गुना बुरी हो सकती थी। मैं कार में बैठकर निकल गया और जैसे ही मुझे नेटवर्क मिला मैंने 911 पर कॉल किया। बाद में पता चला कि लगभग ऐसा ही मामला पहले भी हुआ था, लेकिन जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसने मीडिया में जाने से मना कर दिया था। शायद वो वही आदमी था जिसका टेंट और बाकी सामान मैंने ट्रेल पर देखा था। 1 हफ्ते तक पुलिस से बात करने और डिटेल देने के बाद उन्होंने एक छोटी सी सर्च पार्टी बनाई। वो ट्रेल पर गए, लेकिन न उस आदमी का कोई सुराग मिला, न ही कोई सबूत। लेकिन मेरा ज़्यादातर सामान मिल गया। मेरा सारा सामान कैंपसाइट के पास जंगल में बिखरा हुआ था, जैसे कचरा पड़ा हो। उसके बाद वो केस भी पुराने केस की तरह ठंडा पड़ गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी ने मेरा कोई भी सामान अपने पास नहीं रखा। उसने सब कुछ जंगल में इधर उधर बखेर दिया, जैसे उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। तो फिर वो ऐसा कर क्यों रहा था? वजह जो भी हो, उस दिन के बाद से मैंने अब कैंपिंग पर जाना ही छोड़ दिया है। जब मैं स्कूल में था, मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा बैकयार्ड था जो सीधा एक बड़े जंगल से जुड़ा हुआ था। जब हम बच्चे थे, मैं और मेरे दोस्त उस जंगल के अंदर बहुत दूर तक खेलने चले जाते थे। वहाँ हमेशा हल्का सा खतरे का एहसास रहता था जो पूरे मज़े को और बढ़ा देता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन मैं और मेरा दोस्त टायलर सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी उसने अचानक एक आइडिया दिया कि क्यों ना रात को जंगल में चला जाए। और कुछ ही मिनटों में हमारा आइडिया सिर्फ टहलने से बदलकर पूरा का पूरा एक ओवरनाइट कैंपिंग प्लान में बदल गया। टायलर ने कहा कि उसके पेरेंट्स के पास एक टेंट है, तो हम गली के आखिर में उसके घर तक गए और गैराज से वो टेंट ले आए। अब यहाँ बताना ज़रूरी है कि हम दोनों में से किसी ने पहले कभी भी कैंपिंग नहीं की थी, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। सच कहूँ तो शायद हमने उस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमें बस एक रात ही वहाँ रुकना था। हमने एक बैग में ढेर सारे स्नैक्स, पानी की बोतलें और एक पोर्टेबल फ़ोन चार्जर रख लिया और जंगल की तरफ निकल पड़े। शुरू के कुछ ही मिनटों में हमें पता चल गया कि टायलर जो टॉर्च लाया था वो बहुत घटिया थी, बस कुछ ही फीट आगे तक रोशनी कर पा रही थी। उसकी रोशनी इतनी तो थी कि हम पेड़ पौधों से न टकराएं, लेकिन उसके अलावा कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पहले 15 मिनट तक चलते चलते हम बातें करते रहे कि ये सब कितना मज़ेदार और डरावना होने वाला है, लेकिन अगले 15 मिनट हम बिना बोले चलते रहे। शायद हम दोनों उस अजीब सी खामोशी में खो गए थे और थोड़े नर्वस भी हो गए थे। कई बार मुझे लगा जैसे हमारे पास कोई चल रहा है, लेकिन टॉर्च की रोशनी इतनी नहीं थी कि हम आसपास देख सकें। करीब 30 मिनट चलने के बाद हमें एक जगह मिली जहां हम टेंट लगा सकते थे। वो एक घास का खुला इलाका था और उसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। टायलर ने टॉर्च को एक झाड़ी के ऊपर अटका दिया ताकि वो चारों तरफ रोशनी दे सके, और फिर उसकी रोशनी में हम टेंट लगाने लगे। उसने कहा था कि वो इजी असेंबल टेंट है, लेकिन उसमें कुछ भी आसान नहीं था। उस टेंट को लगाने में हमें 1 घंटा लग गया, और हमें देर इसलिए भी लगी
क्योंकि जैसे ही जंगल से कोई आवाज़ आती, हमें टॉर्च झाड़ी से निकालकर चारों तरफ देखना पड़ता और फिर वापस रखकर काम शुरू करना पड़ता। कम से कम मैं तो उस समय तक पछताने लगा था कि हम यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन जैसे ही टेंट लग गया, मुझे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। हम टेंट के अंदर बैठे जंगल की आवाज़ें सुनने लगे। कभी कभी बिल्कुल सन्नाटा हो जाता और फिर अचानक चिड़ियों की चहचहाहट या किसी जानवर की आवाज़ आती। सब कुछ बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था। लेकिन तभी हमें एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। हम टेंट में चुपचाप बैठे थे और तभी कदमों की आहट पेड़ों के चारों तरफ घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस पास से गुजर रहा है, ना कि सीधा हमारी तरफ आ रहा है। और एक बात पक्की थी, वो इंसान के कदमों की आवाज़ थी, ना कि किसी जानवर के। 1 मिनट बाद वो आवाज़ गायब हो गई, लेकिन हम दोनों टेंट के अंदर चुपचाप बैठे रहे और चारों तरफ की आवाज़ें सुनते रहे। करीब 10 मिनट बाद जब हमें लगा कि वो जो भी था चला गया है, हम टेंट से निकलकर बाहर बैठ गए। टेंट के अंदर बैठना थोड़ा असुरक्षित लग रहा था, क्योंकि बाहर क्या हो रहा है हम ये देख ही नहीं सकते थे। हम थोड़ी देर बातें करते रहे और तभी वो कदमों की आवाज़ फिर से आई और इस बार वो हमारे करीब आ रही थी। इतनी करीब कि हमें लगा जैसे वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। टायलर ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन आवाज़ आती रही। कदम धीरे धीरे बढ़ते रहे और जैसे ही हमें लगा कि अब वो रोशनी में आ जाएगा, वो आवाज़ अचानक रुक गई। वो इतना नज़दीक था कि हमें उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वो टॉर्च की रोशनी से बस थोड़ा सा बाहर था। हम दोनों वहीं जमे रहे, टॉर्च के आगे अंधेरे में देखने की कोशिश करते रहे। फिर हमें एक कदम पीछे हटने की आवाज़ आई और फिर वो धीरे धीरे हमसे दूर चला गया। 1 मिनट बाद वो आवाज़ गायब हो गई और पूरा जंगल फिर से चुप हो गया। हमने तभी के तभी टेंट खोला, सारा सामान समेटा और वहाँ से भाग निकले। हम इतना डर गए थे कि सही रास्ता भी भूल गए और किसी और गली में पहुँच गए। आखिरकार मेरे घर पहुँचे और पूरी रात जागते हुए हम बस उस घटना के बारे में बातें करते रहे। उसके बाद हम कभी उस जंगल में नहीं गए और आज भी मैं किसी भी सुनसान जगह से दूर रहता हूँ, क्योंकि जो भी वो इंसान था रात के वक्त अकेला जंगल में घूम रहा था, बिना किसी टॉर्च के। साफ था उसका इरादा अच्छा तो बिल्कुल नहीं था और मुझे लगता है हम ये जानने से बस एक कदम दूर थे कि वो क्या करने वाला था। मार्च की शुरुआत थी और मैं अपने कैंपर को लेकर वीकडे पर कैंपिंग के लिए निकल पड़ा। मेरे घर के ठीक बाहर जंगल में कई मिट्टी के रास्ते थे, इतने चौड़े कि मेरा ट्रक और कैंपर आराम से जा सके। तो मैं अक्सर हफ्ते में 2-3 रातें वहां गुजार लेता था। मेरा सबसे पसंदीदा स्पॉट एक छोटी सी पगडंडी के आखिर में था, जो एक झील के किनारे तक जाती थी। वो झील बहुत बड़ी थी, लेकिन जहां मैं रुकता था वो जगह बहुत सुनसान और अजीब सी थी। वहां शायद ही कोई आता था। सुबह को जब मैं वहां पहुंचा तो कैंपर को ट्रक से अलग किया और हाइक के लिए बैग तैयार किया। मुझे पता था कि वहां कोई फिक्स ट्रेल्स नहीं है, लेकिन मुझे झील के किनारे किनारे चलना बहुत अच्छा लगता था और जंगल में खोने का डर भी नहीं रहता था। लेकिन बस कुछ ही मिनट चलने के बाद मुझे कुछ अजीब दिखा। 2 पेड़ों के बीच एक ट्रेलर फंसा हुआ था। वो बहुत पुराना और जर्जर था, जैसे कई सालों से वहीं पड़ा हो। लेकिन मैं वहां पहले भी आ चुका था और वो ट्रेलर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मतलब किसी ने उसे हाल ही में वहां लाकर रखा था। मैं उससे थोड़ा दूर ही रुका रहा, लेकिन ध्यान से देखने की कोशिश करता रहा कि क्या कोई उसके अंदर रह रहा है। सच कहूं तो बस एक नज़र डालते ही लगा जैसे वो जगह जानबूझकर छुपाई गई हो। मैं जितना देख पा रहा था वो ट्रेलर हाल में इस्तेमाल हुआ नहीं लग रहा था, जिससे मेरा शक और बढ़ गया। क्यों कोई इतनी मेहनत करके एक टूटा फूटा ट्रेलर जंगल के इतने सुनसान हिस्से में लाकर रखेगा। मेरा दिल कह रहा था कि यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन न जाने क्यों मैं दरवाज़ा खटखटाने चला गया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला और अंदर से कोई हलचल भी नहीं हुई। मैंने एक बार और खटखटाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से वापस अपने कैंपर में लौट आया। उस ट्रेलर का ख्याल अगले कई घंटों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा।
लेकिन जैसे ही सूरज ढला और तारे निकल आए, मैं फिर से अपने नॉर्मल मूड में आ गया। मैंने कैंप फायर जलाई और एक छोटी सी कुर्सी पर बैठकर ऊपर देखने लगा और उस शांति को महसूस करने लगा। तभी पीछे जंगल से पत्तों पर कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा और पेड़ों के बीच एक रोशनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जो भी वहां था वो जंगल के बीच से होकर चल रहा था। वहां उस इलाके में किसी को देखना बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने उस पर अपनी नजरें बनाए रखी। लेकिन फिर अचानक वो रोशनी बुझ गई। मैं अंधेरे में देखता रहा, कोई हलचल ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। फिर हल्की सी कदमों की आहट सुनाई दी जो मेरी तरफ आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे कोई जानबूझकर जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश कर रहा हो। मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? और तभी वो कदमों की आवाज रुक गई, मुझसे बस कुछ ही गज की दूरी पर। मैंने उसके जवाब का इंतजार किया या कम से कम किसी हरकत का, लेकिन एक पूरे मिनट के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और फिर वो कदम धीरे धीरे पीछे हटने लगे, आवाज धीमी होती गई और फिर मुझे समझ में आया वो कदम उस पुराने ट्रेलर की तरफ जा रहे थे। उसका ये अजीब बर्ताव और ट्रेलर के बारे में सोचकर मैंने ठान लिया कि यहाँ रात भर रुकने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने अपना सामान पैक किया, कैंपर को ट्रक से जोड़ा, हेडलाइट्स फुल ऑन की और धीरे धीरे रास्ता तय करते हुए वहां से निकल पड़ा। काफ़ी देर बाद मैं बाहर आ सका और मैंने तय किया कि सुबह पुलिस को कॉल करूंगा ताकि उस आदमी और ट्रेलर के बारे में रिपोर्ट कर सकूं। सुबह मैं 2 पुलिस ऑफिसर्स को वहां लेकर गया जहां मैंने वो ट्रेलर देखा था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वो ट्रेलर अब वहां से गायब था। और सबसे पागल कर देने वाली बात यह थी कि जमीन पर साफ निशान थे। उस ट्रेलर को खींचकर झील तक ले जाया गया था। वो निशान पानी के किनारे तक जा रहे थे और फिर वहां गायब हो गए। जो भी चीज उस ट्रेलर में छुपी थी अब झील के अंदर थी, जहां पहुंचना नामुमकिन था। वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि ट्रेलर को झील से निकालने की जरूरत भी समझी जाए, तो ये सब बस एक रहस्य बनकर रह गया। ये सोचकर डर लगता है कि अगर मैं उस ट्रेलर के पास पकड़ा जाता तो वो आदमी मेरे साथ क्या कर सकता था, और उस ट्रेलर में ऐसा क्या था कि उसे झील में फेंकना पड़ा। ये सवाल मुझे जिंदगी भर सताएगा। मैं 28 साल का हूं और इलिनॉइस में रहता हूं। अगर आप कभी यहां आए हैं तो आपको पता होगा कि ये इलाका बिल्कुल सपाट है और हाइकिंग या कैंपिंग के लिए यहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इस साल मैंने पहली बार सोचा क्यों न किसी सुनसान जंगल में कैंपिंग करके देखूं। मुझे लगा ये एक परफेक्ट शुरुआत होगी क्योंकि वहाँ की ज़मीन सपाट है और ट्रेल भी लगभग सीधी है। वहाँ आखिर में एक छोटा सा तालाब है, तो सोचा कम से कम थोड़ा अच्छा व्यू भी मिलेगा। हाइकिंग का रास्ता काफ़ी छोटा था, करीब 1 घंटे से भी कम का, लेकिन वहाँ पहुँचकर देखा तो वो तालाब काफ़ी निराशाजनक था। वो बहुत छोटा था और उसके चारों तरफ दलदली और गीली ज़मीन थी। मुझे जंगल के अंदर टेंट लगाना पड़ा जहाँ ज़मीन थोड़ी सूखी थी। सच कहूँ तो 1-2 घंटे बाद मैं बोर हो गया। फिर मैंने सोचा तालाब के चारों तरफ घूम कर देखूं, शायद कुछ दिलचस्प मिले। मैं तालाब के दूसरी तरफ पहुंचा तो बस वही शांत और खूबसूरत जंगल दिखा। वहाँ कोई खास लैंडमार्क नहीं है, हर तरफ एक जैसा नज़ारा है। मैं वापस कैंप की तरफ लौटने लगा और तब तक सूरज लगभग ढल चुका था। मैं एक छोटा सा फायर स्टार्टर लाया था तो मैं उससे आग जलाकर कुछ खाने लगा, लेकिन सूरज डूबने के कुछ देर बाद मैंने तालाब के उस पार एक रोशनी देखी, पेड़ों के बीचों बीच, बिल्कुल उसी जगह जहां मैं 1 घंटे पहले गया था। मुझे पक्का यकीन था कि वहां कुछ नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जंगल में कोई अजनबी था और वो शायद 1 से ज़्यादा थे, लेकिन मैंने सोचा ये इस इलाके में गिने चुने कैंपिंग ट्रेल्स में से एक है, तो शायद कोई मेरी तरह ही आया होगा। मैं अपने रात के काम में लग गया, लेकिन बीच बीच में तालाब के पार भी देखता रहा। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा मुझे एहसास हुआ कि वो रोशनी आग नहीं बल्कि टॉर्च या कोई और मैकेनिकल लाइट थी। 1 घंटा और बीता
तो मैंने देखा वो रोशनी हल्की होने लगी और फिर कुछ बार टिमटिमा कर बुझ गई। मैं 10 मिनट तक उस अंधेरे जंगल को घूरता रहा। शायद वो रोशनी फिर से जल उठे, लेकिन वो कभी नहीं जली। मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि इसका मतलब क्या है। मेरी बाकी रात सरप्राइजिंगली बहुत शांत रही और मैं अच्छे से सोया और मेरी जानकारी में कुछ और नहीं हुआ। सुबह होते ही मैंने फिर से वॉक का सोचा। मन में अब भी वही सवाल था कि वो रोशनी क्या थी। मैं तालाब के दूसरी पार पहुंचा जहां से वो रोशनी आई थी और मैंने अपनी तलाश शुरू की। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी और मुझे उस रोशनी का सोर्स मिल गया। घास में एक भारी सी टॉर्च पड़ी थी। उसकी बैटरीज खत्म थी, लेकिन टॉर्च लगभग नई जैसी थी। मैंने और इधर उधर देखा, लेकिन वहां किसी के होने के कोई और निशान नहीं थे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने वो टॉर्च वहीं छोड़ दी और अपने कैंप की तरफ लौटने लगा। लेकिन रास्ते में मेरे कदम रुक गए, क्योंकि तालाब के उस पार कोई मेरे फायर पिट के पास खड़ा था। फिर एक और आदमी पेड़ों से निकलकर उसके पास आ गया। वो दोनों आदमी बहुत बड़े लग रहे थे, लेकिन दूरी होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहचान पाया। उन्हें देखकर मैं इतना डर गया कि मैं कुछ बोल भी नहीं सका। मैं बस देखता रहा। वो दोनों मेरे कैंप में इधर उधर घूम रहे थे और मेरा सामान देख रहे थे। फिर उनमें से एक रुका और तालाब के पार पेड़ों की तरफ देखने लगा, सीधे मेरी तरफ। वो मुझे देख रहा था और तभी वो आदमी कैंप से निकलकर पेड़ों के बीच चलने लगा। एक पल के लिए नज़र से ओझल हुआ और फिर मुझे उसकी एक झलक मिली। वो जंगल में मेरी तरफ दौड़ रहा था। उसे देखते ही मैं उल्टी दिशा में तालाब से दूर भागा। मुझे पता था उनका मुझे ढूंढ पाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन दिमाग डर से सुन्न हो चुका था। शायद 15 मिनट भागने के बाद मैं रुका और कार की दिशा में चलना शुरू किया। खुशकिस्मती से मैं उस जंगल से सही सलामत निकल आया, लेकिन मेरा सारा सामान पीछे छूट गया था। सिंपल शब्दों में कहूँ तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैं अक्सर उस टॉर्च के बारे में सोचता हूँ। क्या वो उन्हीं आदमियों की थी या किसी और की? मुझे लगता है वो बस मुझे कैंप से दूर करने का बहाना थी। लेकिन अगर ऐसा था तो उन लोगों ने मेरा पीछा क्यों किया? मैं खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सिर्फ चोरी का मामला था और उनका कोई और इरादा नहीं था, लेकिन दिल के अंदर मुझे पता है मैं शायद उस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। पिछले साल मैं अकेले अपने घर से करीब 1 घंटे दूर जंगल में कैंपिंग के लिए गया था। मेरा कोई खास प्लान नहीं था, बस एक दिन बाहर बिताना चाहता था और फिर घर लौट आना था। भले ही मैं ज़्यादा अनुभवी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए बाहर रहना मुझे किसी खतरे जैसा नहीं लगा। जब मैं कैंपिंग ट्रेल पर पहुंचा तो सड़क के किनारे 3 गाड़ियां खड़ी थीं। मेरा मन किसी से बात करने का या दिन भर लोगों के बीच समय बिताने का नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ गया और सड़क पर थोड़ा दूर एक ट्रेल खोज ली। लेकिन वहां पार्किंग की जगह नहीं थी, तो मुझे और आगे जाना पड़ा और फिर पैदल वापस आना पड़ा। वो ट्रेल काफ़ी पतली थी और पूरी तरह मिट्टी की बनी हुई थी, यानी साफ था कि वो कोई पॉपुलर जगह नहीं थी। मैं उस पर चलते हुए सपाट ज़मीन से गुजरा। चारों ओर बस पेड़ और झाड़ियाँ थीं। करीब 2 घंटे बाद ट्रेल धीरे धीरे और पतली होती गई, यहाँ तक कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा था कि मैं अब भी रास्ते पर ही हूँ या नहीं। मुझे शुरुआत में ही अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन तब तक मैं 2 घंटे चल चुका था, तो उस समय मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने वापस लौटने का फैसला किया और कोशिश की कि ट्रेल के ज़्यादा साफ हिस्से को ढूंढ सकूं, लेकिन बस 5 मिनट चलने के बाद मैं एकदम से वहीं रुक गया। जंगल के बीचों बीच एक कैबिन था। उसे देखकर मेरी पहली सोच यही थी कि मैं पूरी तरह रास्ता भटक चुका हूं, क्योंकि आते समय मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा था। फिर अचानक उस जगह का अजीब सा माहौल मेरे दिमाग में बैठ गया। जंगल के इतना अंदर एक कैबिन आखिर कर क्या रहा था? मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और देखा कि उसका दरवाज़ा ही नहीं था। मैंने दरवाजे से अंदर झांका
वहाँ पुराना कचरा भरा पड़ा था, लेकिन जितनी देर मैं वहाँ रुका उतना ही वो मुझे अजीब लगने लगा। मैंने मुड़कर ट्रेल की ओर लौटना शुरू किया, लेकिन तभी पीछे से जोर से थप्प जैसी आवाज़ आई। मैंने मुड़कर कैबिन की तरफ देखा और दरवाजे से अंदर झांका तो दीवार के पीछे से एक आदमी बाहर आया। वो मिडिल एज का था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं रहता हो। उसका चेहरा एकदम भावहीन और डराने वाला था। मैंने घबराहट में धीरे से सॉरी कहा और जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया। पीछे मुड़कर एक बार देखा तो वो मुझे घूर रहा था। अगला 1 घंटा मैं बहुत सतर्क रहा, हर तरफ नज़र रख रहा था कि कहीं वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा मेरी चिंता बढ़ती गई, लेकिन शुक्र है रोशनी पूरी खत्म होने से पहले मुझे ट्रेल का मेन हिस्सा मिल गया। मैंने सोचा कि सीधा कार तक चला जाऊं, लेकिन फिर वहीं रात बिताने का फैसला किया ताकि अंधेरे में रास्ता न भटक जाऊं। बैग उतारकर टेंट लगाया और अंदर लेट गया। पहले मेरा प्लान था कि आग जलाऊं और डिनर तैयार करूं, लेकिन अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं बस आराम करना चाहता था। मैंने आंखें बंद की और नींद में चला गया। जब आंख खुली तो चारों तरफ घुप अंधेरा था, सिर्फ जंगल की आवाज़ें आ रही थी। मैंने सर घुमाया और मेरी नज़र टेंट के दरवाजे पर अटक गई। मेरे टेंट का फ्लैप आधा खुला हुआ था और बाहर से एक आदमी का चेहरा मुझे घूर रहा था। वो वही आदमी था जो मुझे कैबिन में दिखा था। मैं झटके से पीछे हटा और वो भी उसी पल पीछे हट गया। फिर उसके तेज कदमों की आवाज़ आई। वो भाग रहा था, लेकिन मुझसे उल्टी दिशा में। मैं बाहर निकला तो उसकी पीठ देखी। वो अंधेरे जंगल में दौड़कर गायब हो गया। मेरी धड़कनें तेज थीं, लेकिन फिर भी मैंने सब सामान जल्दी जल्दी समेटा, बैग में ठूसा और ट्रेल पकड़कर धीरे धीरे कार तक लौट आया। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो आदमी मेरे सोते समय क्या करने वाला था, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा और वो आंखें, वो नज़ारा अब तक मेरे दिमाग से नहीं गया है। मैं वहाँ कभी वापस नहीं गया और सच कहूँ तो इस बारे में किसी से बात भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए कितना डरावना पल था।